हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदि कैरियर पॉइंट। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं PYQ। यस, दैट इज द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। एंड दी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये अपने आप में जो है आपको हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम के रूटीन आ चुके हैं। आई होप कि कई सारे बच्चों के सिलेबस अब खत्म होने वाले हैं। तो सिलेबस खत्म होने के साथ साथ आप सारे बच्चों को अब जो है PYQ भी स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से अपना नया सीरीज, दैट इज PYQ मास्टर स्ट्रोक। एंड टुडे इज द डे 1 और आज इस डे 1 में हम कवर करेंगे आपके MCQ क्वेश्चंस 2024 के 59 1 by 1 सेट के। तो स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि इस क्वेश्चन पेपर में 3 सेट होते हैं। ठीक है, तो आज उन्हीं में से हमने एक सेट लिया है 59 1 by 1, जो कि आपके 2024 का क्वेश्चन पेपर है और उसी के सारे MCQ हम कंप्लीट करने वाले हैं आज के इस वीडियो। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट, कि ये हमारा सीरीज लंबा होने वाला है। लंबा मतलब कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि हम 5 इयर्स के कंप्लीट क्वेश्चंस जो है करने वाले हैं, पर्टिकुलरली 1 by 1 करके। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम केवल MCQ के पार्ट को कवर कर रहे हैं। और आपका सेट नंबर कौन सा है? 59 1 by 1 और ईयर आपका कौन सा है? 2024 का। तो चलिए शुरू करते हैं with the first MCQ question. Now, the first MCQ question is what? The Asian way is a form of interaction that is what? तो आपको यहाँ पर fill in the blanks करना है। That the Asian way is what? It is a form of interaction that is what? तो ये किससे रिलेटेड है? तो आप स्टूडेंट इन क्वेश्चंस के आंसर, क्योंकि ये MCQ है, तो आप वीडियो को पॉज करके आप आंसर जरूर अपना लिखिएगा और इसके बाद में हम आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो आप चेक जरूर कीजिएगा कि आपके कितने आंसर कवर हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, और आप अपने आप को पॉइंट भी दीजिएगा उसके बेसिस पर। तो एशियन वे इज अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन दैट इज व्हाट? इट इज फॉर्मल। क्या ये एक फॉर्मल है? कन्फ्रंटेशनिस्ट है, कोऑपरेटिव है और प्रोवोकेटिव है। तो व्हाट इज दिस एशियन वे? तो ऑलरेडी आपने पढ़ा है एशियन वाले चैप्टर में दैट एशियन वे अपने आप को, जैसे कि यूरोपियन यूनियन अपने आप को सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एशियन वैसा नहीं कुछ कर रहा है, राइट? एशियन एक्चुअली क्या कर रहा है? तो एशियन जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन दैट इज व्हाट? दैट इज कोऑपरेटिव इन नेचर। तो आंसर क्या है? इट इज कोऑपरेटिव इन नेचर। एंड नाउ एशियन कंट्रीज हैव सेलिब्रेटेड व्हाट हैज बिकम नोन एज व्हाट? एशियन वे। एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन दैट इज इनफॉर्मल है। ठीक है, ये इनफॉर्मल है, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट है एंड कोऑपरेटिव है। तो इसका मतलब आपके 3 फीचर्स ऑफ एशियन वे याद रखिएगा। 3 फीचर्स ऑफ एशियन वे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है, हर बार डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट करने के साथ साथ किस तरह के क्वेश्चन होंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो बोर्ड ने पिछले साल पूछा, आने वाले साल में डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा, दूसरे तरह से होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में, which one of the following countries is not a founder member of ASEAN? Again the next question is from ASEAN only, कि इनमें से कौन सी जो कंट्री है वो फाउंडर मेंबर नहीं है एशियान के। तो अगर बात करें अबाउट द मेंबर्स ऑफ एशियान, तो मैं आपको एक बार याद करा देना चाहती हूँ कि एशियान के जो मेंबर्स है वो 2 टाइप्स के मेंबर्स है। अब ये 2 टाइप्स के मेंबर्स क्या है स्टूडेंट? तो 2 टाइप में आपका पहला आएगा फाउंडिंग मेंबर्स। ठीक है, पहला आपका कौन सा आएगा? फर्स्ट होगा आपका फाउंडिंग मेंबर्स, कि एशियन के फाउंडिंग मेंबर्स हो गए। तो एशियन के फाउंडिंग मेंबर्स कितने हैं बच्चों? एशियन के 5 फाउंडिंग मेंबर्स है। नाउ अब अनदर इज व्हाट? दैट इज द न्यू मेंबर्स भी आप कह सकते हैं, यानी कि ओवर द इयर्स और कई सारे कंट्रीज ऐड हो गए। तो अब वो कई सारे कंट्रीज में भी आपके आ गए 5। तो एट प्रेजेंट अगर हम बात करें एशियन में 10 कंट्रीज जो है वो मेंबर्स है,
लेकिन उनकी कैटेगरी क्या है कि 5 आपके फाउंडिंग मेंबर्स है और 5 आपके क्या हो गए, 5 आपके न्यू मेंबर्स हो गए। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से कंट्रीज जो है they were the founding member of the ASEAN, those who founded ASEAN। तो ऑप्शन ए सिंगापुर, बी थाईलैंड, सी म्यांमार एंड डी इंडोनेशिया। तो आप अपना आंसर जरूर से चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं, आप तो जरूर से दीजिएगा कमेंट सेक्शन में आंसर। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज म्यांमार। बाकी जो ये सिंगापुर, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया ये आपके फाउंडर है, बट म्यांमार इज नॉट द फाउंडर मेंबर। ओके, तो मैंने इसके साथ साथ पूरा एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर दिया है बच्चों। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट या साथ ही साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं, और नोट्स बना के पढ़ोगे तो ये ज्यादा बेटर होगा। तो एशियन वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर? तो एशियन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1967 by how many countries of this region? By 5 countries of this region. Number 1 is what? That is Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand। तो आपको फाउंडिंग कंट्रीज के यानी कि फाउंडर मेंबर्स के नाम याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बाय साइनिंग विच डिक्लेरेशन और विच एग्रीमेंट? तो बाय साइनिंग द बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो एशियन कौन से डिक्लेरेशन को साइन करके बनता है? एशियन was established by signing Bangkok Declaration। When did they sign the Bangkok Declaration? They signed the Bangkok Declaration in 1967। Okay. Now the another category members जो over the year इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, that is ब्रुनाई दरसलाम। ठीक है, नाम याद रखिएगा, ब्रुनाई दरसलाम, वियतनाम, लाओपीडिया, म्यांमार जिनका पुराना नाम बर्मा भी हम कहते हैं, कंबोडिया। एंड नाउ व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ? तो अभी मैंने बताया टोटल स्ट्रेंथ इसका कितना हो गया, 10। नाउ क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है, एट प्रेजेंट हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन एशिया? तो एट प्रेजेंट देयर आर 10 मेंबर्स इन एशिया। और कैटेगरी ऑफ मेंबर्स मैंने ऑलरेडी बताया, देयर वर 2 categories of members। Number 1 that is the founder, another one over the years the countries those who joined Asia। Okay, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। Now question number 3, now which one of the following countries not included in South Asia? Very important, इनमें से कौन से कंट्रीज जो है वो साउथ एशिया में इंक्लूडेड नहीं है? तो ऑप्शंस आर ए चाइना, बी बांग्लादेश, सी मालदीव एंड डी भूटान। तो आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है आप जरूर से कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? करेक्ट आंसर इज चाइना। ओके, तो साउथ एशिया का पार्ट चाइना नहीं है। देन व्हिच कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ साउथ एशिया? तो स्टूडेंट द एक्सप्रेशन साउथ एशिया यूजुअली इंक्लूड हाउ मेनी कंट्रीज? यूजुअली इंक्लूड 7 कंट्रीज। और व्हाट इज साउथ एशिया, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है, तो मैं आपको इसमें वीडियो को पिन कर दूंगी। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली उसको देख लीजिएगा, फुल एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाएगा, ताकि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो उससे आने वाले सारे कंप्लीट हो। ओके, तो द एक्सप्रेशन साउथ एशिया यूजुअली इंक्लूड द फॉलोइंग कंट्रीज। कौन कौन से कंट्रीज इसमें आते हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, द मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। These are the 7 countries those who are the part of what? Those who are the part of South Asia। Now coming towards another 2 countries, that is what? अब ये 2 countries यहाँ से ले लेते हैं। एक हो गया आपका अफगानिस्तान, दूसरा हो गया आपका कौन सा? दूसरा हो गया आपका म्यांमार। अब ये 2 countries यहाँ पर क्या रोल प्ले कर रहे हैं? Do they really the part of South Asia or not? तो अगर हम बात करें, अफगानिस्तान एंड म्यांमार आर ऑफन इंक्लूडेड इन डिस्कशन ऑफ द रीजन एज ए होल। ऑफन प्राय इस रीजन के ओवरऑल डिस्कशन में शामिल होते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो चाइना जिससे रिलेटेड यहाँ पर पूछा गया, नाउ व्हाट अबाउट दिस चाइना? तो चाइना इज इम्पोर्टेंट प्लेयर इन दिस रीजन बट इज नॉट कंसीडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द रीजन। ओके, सो दैट्स व्हाई चाइना जो है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस रीजन। Then which countries are the part of this region? Bangladesh, Maldives and Bhutan. And which is not included in the list? That is China. So this is the correct answer.
but these are those countries who were included in what? Who were included in contemporary South Asia. Okay. Now the next question, that is the fourth one. Now what is this? इसके पहले जितने questions थे, they all were direct question, but this time not a direct question. ठीक है, ये direct question नहीं है, but it is a direct recall question. अब ये recall कैसे करोगे अगर आपने proper chronological order में इसको पढ़ा है? And the very important thing is that this is also from the contemporary South Asia. Okay. Now arrange the following rulers of Pakistan. Okay. पाकिस्तान के रूलर्स के नाम है और आपको उन्हें किस में अरेंज करना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब उनके रूल के सीक्वेंस में अरेंज करना है कि पहले किसने रूल किया, नेक्स्ट कौन आया, उनके बाद कौन, उनके बाद कौन. तो आप जरूर इसे कोशिश कीजिएगा कि इनमें से ये जो चार नाम है, 1 जनरल जियाउल हक, 2 बेनजीर भुट्टो, 3rd जनरल मुशर्रफ एंड 4th जुल्फिकर अली भुट्टो. तो अब इनमें से कौन से जो है सीक्वेंस में फर्स्ट आते हैं, पहले किसने रूल किया था और उनके बाद किसने रूल किया, ये आपको पता होना चाहिए. तो अगर हम यहाँ पर बात करें जनरल जियाउल हक जो आपकी मिलिट्री रूलर है, जनरल परवेज मुशर्रफ मिलिट्री रूलर है, लेकिन जुल्फिकर अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो जो है they were the democratically elected leaders of Pakistan. Okay? तो अब इनमें से किस रूलर ने कब रूल किया? आई होप कि आपने अपना आंसर पक्का कमेंट बॉक्स में दिया होगा. So let's check the correct answer. कि आखिर आपका करेक्ट आंसर क्या है? That is the correct answer is option A, that is 4, 1, 2, 3. तो 4 क्या है? That is जुल्फिकर अली भुट्टो. 1970s में जब इलेक्शन हुआ था उनके बाद इनका रूल आया था, लेकिन इसके बाद फिर जो है ये रूल कहाँ पर ट्रांसफर होता है? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो है मिलिट्री डिक्टेटर के थ्रू रिप्लेस किया जाता है, यानी यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है आपका मिलिट्री रूल. ओके, मिलिट्री रूल के एंड होने के बाद में फिर बाद में आपका जो है बेनजीर भुट्टो जो है सी बिकम द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, और उनके बाद जो है आपका कौन सा आता है? जनरल परवेज मुशर्रफ. तो जनरल परवेज मुशर्रफ के बाद अब तक कोई भी मिलिट्री रूल पाकिस्तान में स्टैब्लिश हुआ है. ओके, तो दिस इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो स्टूडेंट मैंने सारे के सारे जो लीडर्स है पाकिस्तान के जिनका आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो मैंने ये पूरा चार्ट आपका रेडी कर दिया है. आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेकर इसे अपने कॉपी में नोट्स बनाइएगा ताकि क्विकली आप इसको रिकॉल कर पाए. एक बार मैं इसे आपको बता भी देती हूँ, समझा देती हूँ. These are the phases. Phases का मतलब उनका टाइम पीरियड है. लीडर, नेचर ऑफ रूल एंड की नोट, यानी उनसे रिलेटेड जो है क्या इवेंट हुआ था जिस पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है. ओके, जैसे कि पोस्ट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस समय लीडर को जनरल आयुब खान, यानी वहां पर डेमोक्रेसी कुछ समय के लिए चलती, उसके बाद फिर से मिलिट्री बैकिंग मिलता है आयुब खान को, एंड आयुब खान जो है वो वहां पर मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश करने वाले लीडर बनते हैं एंड पहले मिलिट्री रूलर बनते हैं. ओके, लेकिन बहुत ही कम टाइम में उनको रिजाइन करना पड़ा अमिड डिससैटिस्फैक्शन उनके रूल को लेकर. नेक्स्ट है आफ्टर आयुब कौन आते हैं? जनरल याहिया खान आते हैं, एंड ही वाज आल्सो अ मिलिट्री रूलर. एंड अनदर पॉइंट जो यहाँ पर कवर होगा, name of the ruler of Pakistan during whose tenure there was a Bangladesh war and Bangladesh formed. It was during the tenure of General Yahya Khan. जनरल याहिया खान के टाइम पर ही बांग्लादेश वार होता है. 1971 का वार होता है और बांग्लादेश बनता है. एंड सिमिलर एग्रीमेंट जो है इंदिरा गांधी और जनरल आयुब खान के बीच साइन की जाती है आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस बांग्लादेश. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट. तो अभी मैंने बताया 1970s में पहली बार पाकिस्तान में इलेक्शन होती है, लेकिन इलेक्शन का वर्डिक्ट पूरा ही अपोजिट होता है. 2 पाकिस्तान थे उस समय, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, राइट. तो वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकर अली भुट्टो को मेजोरिटी मिलती है और ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान को. ठीक है, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में
जो है लैंग्वेज को लेकर प्रोटेस्ट होता है बिकॉज ऑफ द डोमिनेशन ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान एंड उर्दू डोमिनेशन को लेकर के, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल इन ईस्ट बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान, दे वर एक्चुअली बंगाली, राइट, देयर लैंग्वेज वाज बंगाली, और इसको लेकर प्रोटेस्ट होता है एंड अल्टीमेटली इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू नेशन दैट वाज कम टू बी नोन एज बांग्लादेश। ओके, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान में जो है जुल्फिकर अली भुट्टो की सरकार बनती है एंड दिस वाज democratically elected government and this was the civilian rule in Pakistan. Next is 1977 to 1984 period, एकदम मैंने अभी बताया, फिर से मिलिट्री डिक्टेटरशिप आता है एंड दिस मिलिट्री डिक्टेटरशिप इज लेड बाय जनरल जियाउल हक एंड दिस particular general who faced pro-democratic movement. So very important, name of the leader of Pakistan who faced pro-democratic movement, right? अब इनके बाद फिर इनकी सरकार बनती है, इनके बाद फिर सरकार आती है 1988 ऑनवर्ड स्टार्ट, बेनजीर भुट्टो द डॉटर ऑफ जुल्फिकर अली भुट्टो, इनकी सरकार डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की सरकार, पीपीपी वर्सेस मुस्लिम लीग एरा। ओके, अब इनकी सरकार की बात जो है 1919 से 2028 में फिर से मिलिट्री डिक्टेटरशिप आता है और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके जनरल परवेज मुशर्रफ जो है खुद को प्रेसिडेंट जो है तो डिक्लेयर कर लेते हैं, इलेक्शन कराते हैं, लेकिन इलेक्शन तरह से मैनिपुलेटेड होता है एंड ऑल द रिजल्ट वेंट इन हिज फेवर। ओके, एंड ही रिमूव्ड नवाज शरीफ हु वाज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एंड इलेक्शंस अंडर आर्मी रूल में होता है जो मैंने अभी बताया एंड द फुल वर्डिक्ट गोज इन फेवर ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ। अब उसके बाद सिंस 2008 क्या देखने मिल रहा है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडरशिप है पाकिस्तान में। सिंस देन टिल नाउ देयर इज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, लेकिन उन लीडर्स के नाम आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर कवर नहीं किया है। ओके, तो आई होप कि ये वाला फेज आपको पूरा क्लियर होगा, आप इसका पक्का स्क्रीनशॉट लेकर के पूरा का पूरा टॉपिक आप कवर कीजिएगा, बहुत ही क्विकली, बहुत ही इजीली रिकॉल करने में ये हेल्पफुल है और आपको बहुत मदद करेगा आपके बोर्ड की प्रिपरेशन। इवन लॉन्ग आंसर्स तो आपका मिलिट्री एंड डिक्टेटरशिप के ऊपर जब आपका 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें भी ये टॉपिक आपको, ये पर्टिकुलर नोट्स आपको हेल्प करेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not considered as a new source of threat to a security? अगर हम बात करें the new sources of threat to a security, तो अगर सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट्स, ठीक है, तो कंटेम्पररी जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है इसको लेकर थ्रेट्स जो है दो तरह से, एक है ट्रेडिशनल और एक है न्यू। अगर आप ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ थ्रेट के बारे में बात करें तो दैट इज एक्चुअली रिलेटेड विद व्हाट, दैट वन इज रिलेटेड विद द मिलिट्री थ्रेट, ठीक है, वो आपका मिलिट्री थ्रेट से रिलेटेड करता है। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा जो है ठीक उसका ऑपोजिट, दैट इज द न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट। तो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए टेररिज्म, ऑप्शन बी इज हाईजैकिंग ऑफ प्लेन्स, ऑप्शन सी यूज ऑफ ड्रोन्स एंड ऑप्शन डी वार्स। तो अब इनमें से कौन से जो है, कौन सा इसमें न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट नहीं है, लेकिन आपको उससे पहले ये भी जानना है कि न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट ठीक है। ओके, so the correct answer is what, that is war. War is not the new source of threat, but these are the new sources of threat, ठीक है। तो अगर आप ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ थ्रेट्स देखें तो जनरली इट इज रिलेटेड विद war, that is a threat from the neighboring country, that is a threat from any powerful country of the region or any area of the world, जिससे आपको खतरा हो सकता है, लेकिन बाकी जो है वो आपके न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट्स में आते हैं। तो द न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट जो है which are actually non-traditional conception of threats है, and these are what, terrorism, human rights, global poverty and health epidemics. Okay, now question number 6, this is assertion and reason based question। तो अब इस क्वेश्चन को आप रीड कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा खुद रीड करें और रीड करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ताकि आपको पता चले कि आपका आंसर सही हो रहा है या गलत। तो assertion A is about what,
An alliance is a coalition. It is explaining what? An alliance is a coalition of states that coordinate their action to deter or defend against military attack. तो यहाँ पर पहला statement is about what is an alliance, and these alliance is not related with any political party's alliance. Okay, this alliance is actually related with the alliance which is made by the different countries. Okay, now what is the reason given? Reason means उसके होने का कारण क्या है? That countries form alliances to increase their effective power relative to another country or alliance. तो अब इसके लिए एक एग्जाम्पल क्या देखते हैं? अब इसके लिए एग्जाम्पल जैसे कि यूरोपियन यूनियन भी कई सारी कंट्रीज से मिलकर के बना हुआ है, वो यूरोप में है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? सार्क ले सकते हैं, एशियान ले सकते हैं, यानी रीजन बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन अलग हो गए। क्लियर? तो अब कोई भी कंट्री क्यों और अलायंस बनाता है, क्यों दूसरे कंट्रीज के साथ फ्रेंडली एग्रीमेंट साइन करता है? तो उसके पीछे रीजन ये है कि वो अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि फ्यूचर में आने वाले टाइम पे हो सकता है किसी न किसी नेबरिंग कंट्रीज से उसको खतरा हो सकता है। तो अब इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, both A and R are correct and R is the correct explanation of it, and both B में that both A and R correct, but R is not the correct explanation. One very important point is student related with this type of question, आप इसमें किसी सीक्वेंस को हमेशा मेंटेन मत कीजिएगा, आप एकदम ध्यान से इसको पढ़िएगा। कई बार क्या करते हैं ना, नोट को ऊपर और जो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन को बी में भी ऐड कर देते हैं, यानी कि सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। तो इसीलिए आप इसको ना प्रॉपरली पढ़िएगा, रीड कीजिएगा, तब आप क्वेश्चन का आंसर चेक कीजिएगा। ये नहीं कि आपका आंसर आता है रैंडमली आपने ए में डाल दिया कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेन, राइट? तो इससे आपका आंसर गलत भी हो सकता है, क्योंकि आपको उस स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ना है कि क्या लिखा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। द करेक्ट आंसर इज both A and R correct, and R is what? R is the correct explanation of the assertion A. So what is an alliance? मैंने बताया the topic is actually dealing with the definition of an alliance. तो यानी इससे आपको what is an alliance, अगर 2 marks का क्वेश्चन आता है, you are getting that answer from here. What is an alliance? आप चाहे तो इस तरह से क्वेश्चन लिख सकते हैं इसका, what is an alliance, कि आखिर एक alliance क्या है। So already I said that these are not the political parties alliance, these are the alliance which is made by the countries, which means that this is a coalition of the state. This is a coalition of the state that coordinate, जो क्या करता है, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। कोऑर्डिनेट व्हाट? कोऑर्डिनेट करता है एक दूसरे को इन देयर एक्शन टू डिटर। डिटर करना मतलब क्या है? डिटर करना मतलब स्टॉप करना और डिफेंड करना, यानी कि बचाने में, या तो रोकने में या बचाने में। किससे रोकने या क्या बचाने में? दैट इज अगेंस्ट मिलिट्री अटैक। मान लो आसपास का कोई कंट्री है जो बहुत पावरफुल है, तो अगर मान लो हमने दूसरे कंट्री जो सेम राइवलरी हो सकते हैं एक दूसरे के, उसके साथ हमने एक अलायंस बना लिया, तो हमारा जो है पावर बढ़ जाता है और अगेंस्ट में जो ओपोनेंट है वो वीक हो जाएगा। तो इसलिए अलायंस बनाना बहुत ही फायदेमंद होता है। एंड मोस्ट अलायंसेस आर व्हाट? आखिर अलायंसेस बनते कैसे हैं? तो मोस्ट ऑफ द अलायंसेस आर फॉर्मलाइज्ड इन अ रिटेन ट्रीटीज। वेरी इंपॉर्टेंट, लिखित होता है, बिना लिखे नहीं होता है कि आपसे मैंने दोस्ती कर लिया, आपसे मैंने दोस्ती कर लिया, हम लोग सब मिलकर के चलो उस दूसरे कंट्री के अगेंस्ट में लड़ने चले जाएंगे। नहीं, तो कभी भी बिट्रे कर सकता है, इसलिए रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। रिटन एग्रीमेंट में भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, लेकिन खैर most of the alliances are formalized in written treaties and are based on a fairly clear identification that who constitute the threat, और उनका क्लियर टारगेट होता है कि कौन उन दोनों के कॉमन थ्रेट हो सकते हैं, उससे उन दोनों को खतरा हो सकता है या उन तीनों को खतरा हो सकता है। नाउ अब बात करते हैं कि why countries form alliances. Why countries form alliances? अब ये भी क्वेश्चन लिख के रखिएगा that countries form alliances to increase their effective power. अपने पावर को इंक्रीज करने के लिए relative to another country or alliance. And on what are the basis of alliances? What are the basis of alliance? कि आखिर ये कौन से बेसिस पर alliances बनते हैं, उसका बेस क्या होता है,
तो अगर हम बेस के बारे में बात करें, इट इज बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट. अलायंसेस आर बेस्ड ऑन व्हाट? अलायंसेस आर बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट एंड कैन चेंज. जब हमारा नेशनल इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा तो हम अलायंस भी बदल देंगे. जरूरी नहीं कि सेम अलायंस को हम कंटिन्यू रखेंगे. ओके, so alliances are based on what? Alliances are based on national interest and we can change that when our national interest change, right? तो ये हो गए कई सारे अलग अलग क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकते हैं. नंबर 1, what is an alliance? ठीक है, why alliances are important? Now, why countries made alliances and what are the basis of alliances? These are the some important topic that you can, आप इसमें स्प्लिट करके पढ़ सकते हो, जिससे आपका ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा. ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में. दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. देयर वाज कंसिडरेबल अनईज. अनईज का मतलब क्या है? अनईज का मतलब होता है प्रॉब्लम. यहाँ पर कंसिडरेबल अनईज, अनईज का मतलब लिख के रखिएगा प्रॉब्लम. अब ये प्रॉब्लम किसके बीच में है बच्चों? इन इंडिया यूएस रिलेशन. इंडिया और यूएस के रिलेशन में प्रॉब्लम है. कौन से टाइम पे प्रॉब्लम है? ड्यूरिंग द 1950s. अब 1950s का टाइम पीरियड अब आप रिकॉल कीजिए. व्हाट वाज द टाइम? दैट वाज द टाइम ऑफ द कोल्ड वॉर, द कोल्ड वॉर एरा, राइट? कोल्ड वॉर एरा का टाइम पीरियड है. व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर एरा? 1945 टू 1990s का टाइम पीरियड है. And what was the most important event? What is the most important part? That the world was divided into two different parts. One is capitalist. ये सारी चीजें इसलिए रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि आपने जस्ट या तो सिलेबस कवर किया होगा या तो एंड ऑफ द चैप्टर्स में होंगे. तो रिवीजन जब करेंगे तो इस तरह से आपको रिवाइज भी करना है, पुरानी चीजों को आपको रिकॉल करना है, तब जाकर के आप सारी चीजों को कोरिलेट कर पाएंगे. तो वन वाज कैपिटलिस्ट, अनदर वाज व्हाट? Another was socialist bloc. ये दो ब्लॉक थे ना, ये दो ब्लॉक थे. And this capitalist bloc was led by USA and socialist bloc was led by whom? USSR. And during that period, India having a close relationship with the USSR. Okay? तो चलिए अब देखते हैं इसमें ऑप्शन में क्या दिया. A. India had a growing partnership with the Soviet Union. Okay? B. The Soviet Union invaded Hungary. तो इससे क्या लेना देना है? सोवियत यूनियन ने हंगरी पर अटैक किया या नहीं किया, उससे इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप कोई लेना देना नहीं है. इंडिया वाज नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो. दैट इज आल्सो नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग. इंडिया वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ नैम. ये भी इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या है? इंडिया हैड अ ग्रोइंग पार्टनरशिप विद द सोवियत यूनियन, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. सो दैट्स व्हाई देयर वाज अ कंसीडरेबल अनईज इन इंडो यूएस रिलेशन during 1950s. Okay, now question number 8. Which one of the following was not a major objective of what? Major objective of Jawaharlal Nehru's foreign policy. तो जवाहरलाल नेहरू के फॉरेन पॉलिसी का इनमें से कौन सा मेजर ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो ये आपके 4 चैप्टर्स रिलेटेड है, इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन, और जवाहरलाल नेहरू के फॉरेन ऑब्जेक्टिव में आपने पढ़ा है 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव या 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी. और यहाँ पर आपको 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है? राइट? तो टू प्रिजर्व द हार्ड एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, टू प्रोटेक्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू मेक इंडिया अ न्यूक्लियर पावर, टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो इनमें से कौन सा जो है जवाहरलाल नेहरू के फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव नहीं है? आंसर आप देना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में. तो चलिए चेक करते हैं क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर. सो करेक्ट आंसर इज टू मेक इंडिया अ न्यूक्लियर पावर. ये जो है दिस वाज नॉट द objective of Nehru's foreign policy. This was not the objective of Nehru's foreign policy, and this is the answer only. Because what you have to do in this question, you have to identify the not one, not the correct one. Okay, but with this you have to learn the correct objectives as well, because the examiner in the exam they may ask the objectives as well, right? तो आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स भी पूछा जा सकता है, तो आपको ऑब्जेक्टिव्स भी पता होने चाहिए. तो पहला क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव?
to preserve the hard-earned sovereignty of India. What is the second? To protect the territorial integrity of India. And the third one, to promote rapid economic development. These were the three objectives of Nehru's foreign policy. And Nehru was the prime minister as well as he was the foreign minister. Okay. So we already done this one. And और एक क्वेश्चन बनता है that we already done that three major objectives of the Nehru's foreign policy. Now, how Nehru wanted to achieve this one? यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, how Nehru wanted to achieve these objectives. ये क्वेश्चन लिख के रखिएगा, आपका 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है and even in 2 marks they ask. So Nehru wished to achieve these objectives through the strategy of NAM, that was the non-alignment. तो नेहरू इसको कैसे अचीव करना चाहते थे? Nehru wanted to achieve these strategies through the strategy of non-alignment. Okay. Now question number 9. Identify the false statement. Again देखो इस क्वेश्चन पेपर में ज्यादा से ज्यादा false, not, incorrect यही क्वेश्चन पूछे गए हैं. Right? Identify the false statement from the following related to Lal Bahadur Shastri. So Lal Bahadur Shastri was the second prime minister of India after Nehru, right? नेहरू जी के बाद में ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे. एंड अब इनसे रिलेटेड फॉल्स स्टेटमेंट क्या है? ठीक है. तो नंबर 1, he worked as the general secretary of the Congress party till 1966. यानी आपको भी इसका आंसर कहाँ से करना पड़ेगा पता है? आपके यहाँ ये जो टॉपिक दिया हुआ है ना, जहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में मेंशन किया गया है, that how शास्त्री became the PM after Nehru, वहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी का एक पूरा क्लियर मैंने आपका पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है. एंड दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम देयर ओनली. मैंने वो सारे पॉइंट इसमें अटैच भी कर दिए हैं. मैं पहले क्वेश्चन पढ़ती हूँ, उसके बाद आंसर में चलती हूँ. ओके. So he worked as the general secretary of the Congress party till 1960. He was in the Union cabinet for a short period of 3 years. Third statement, he resigned from the Union cabinet, taking responsibility for a railway accident. And the fourth one, he gave the famous slogan Jai Jawan Jai Kisan. तो अब आखिर इसका आंसर क्या होगा? What will be the answer of this question? That he worked as the general secretary of the Congress party till 1966. He was in the Union cabinet for a short period of 3 years. He resigned from the Union cabinet, taking responsibility of a railway accident, and he gave the famous slogan Jai Jawan Jai Kisan. So, check कीजिए आपका आंसर. Is it correct or not? The correct answer is what? That is A or B both be taken as correct answer. तो अब A और B दोनों ही यहाँ पर बोला गया है as a correct answer, यानी कि स्टेटमेंट आपका दोनों ही false स्टेटमेंट डाला हुआ है. तो आखिर इसके बदले करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? चलिए देखते हैं. That Lal Bahadur Shastri, Minister of India, participated in the freedom movement since 1930. He was minister in UP cabinet, General Secretary of Congress, Minister in Union cabinet from 1951 to 1956, when he resigned taking responsibility of what? Railway accident, and later from 1957 to 1964. ठीक है. Coined the famous slogan Jai Jawan Jai Kisan. So he was the not just the what, यहाँ पर point क्या बोला है? He worked as the general secretary of the Congress party till 19. No, this is also the false one. He was the prime minister, not the general secretary of the Congress party till 1966. He was in the Union cabinet for a short period of 3 years. He resigned. This is the correct, but these are the wrong statement. These are the false statement. So that's why बच्चों ने अगर दोनों में से जो आंसर दिया होगा वो करेक्ट होगा. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. नाउ what this question is, which of the following problems did India face before the 4th general election? तो इंडिया ने 4th जनरल इलेक्शन के पहले कौन कौन से प्रॉब्लम फेस? तो अब आपका फिर से
चार आपके आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉब्लम्स मेंशन किया गया है। अब आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो नंबर 1 फेलियर ऑफ मानसून, नंबर 2 फूड क्राइसिस, नंबर 3 हेवी रेनफॉल, नंबर 4 डिप्लेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, तब इनमें से चारों में से कौन से प्रॉब्लम फोर्थ जनरल इलेक्शन के आगे जो है इंडिया ने फेस किया। तो व्हेन डिड द फोर्थ जनरल इलेक्शन, तो आपको पता है दैट 1966 तक जो है लाल बहादुर शास्त्री जी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट 1966 में जब वो ताशकंद एग्रीमेंट साइन करने जाते हैं तो उनके बाद उनकी डेथ हो जाती है। एंड आफ्टर हिम Indira Gandhi became the prime minister, and in 1967 she has to lead the general election, and it was the fourth general election. And one another important point related with this 1967 general election is the election result of the fourth general election was known as political earthquake. Okay, तो fourth general election आने के पहले जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स इंडिया में थे। नंबर 1 आइडेंटिफाई करना आपको, फेलियर ऑफ मानसून, नंबर 2 फूड क्राइसिस, नंबर 3 हेवी रेनफॉल, नंबर 4 डिप्लेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो अब आपको इन चारों में से आइडेंटिफाई करके अब पता करना है कि कौन से पॉइंट यहाँ पर से है। तो फेलियर ऑफ मानसून डेफिनेटली लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पीरियड पर, क्योंकि यहाँ इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड नहीं बोला, यहाँ बोला गया फोर्थ जनरल इलेक्शन के पहले कौन कौन से प्रॉब्लम्स इंडिया ने फेस किए। तो उसमें सारे के सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे जो जो प्रॉब्लम्स थे। दैट वाज द फेलियर ऑफ मानसून, मानसून फेल हुआ, ड्रॉट जैसे सिचुएशन थे तो फूड क्राइसिस हुआ, एंड डिप्लेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। लेकिन जब मानसून फेलियर है तो फिर हेवी रेनफॉल तो होगा ही नहीं, तो बारिश हुई ही नहीं, और बारिश नहीं होने की वजह से ड्रॉट एंड फमाइन लाइक हो गया था। बिहार में सबसे ज्यादा फूड क्राइसिस का इफेक्ट हुआ था। तो आपके जो है विच ऑफ द फॉलोइंग डिड इंडिया फेस बिफोर फोर्थ जनरल इलेक्शन, दैट इज 1, 2 and 4, and 1, 2 and 4 given in where, 1, 2 and 4 given in option number C. This is the correct answer. Okay, now the next question, अरेंज द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई आपको प्राइम मिनिस्टर के नाम तो सीक्वेंस में याद कर लेने हैं, एंड दिस इज गिवन फ्रॉम द लास्ट चैप्टर। ठीक है, इन दी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन से प्राइम मिनिस्टर किसके बाद आए। तो रेगुलर जब हमारे ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व होता रहेगा, हम रेगुलर इसको रिवाइज करते चले जाएंगे, और आप अगर नोट्स बनाते जाओगे ना स्ट्रक्चर वे में, तो और तो कोई टेंशन कि PYQ से ही आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस फंसने वाले हैं, आने वाले हैं, और हम बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 को टारगेट कर रहे हैं। बेटा आप रेडी हो जाइए इन सारे PYQs को करने के लिए, और कॉपी में नोट्स बनाएंगे तो रेगुलर रिवाइज होगा। ओके, तो अरेंज द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नंबर 1 में दिया हुआ HD देवगौड़ा, नंबर 2 चंद्रशेखर, नंबर 3 PV नरसिम्हा राव, नंबर 4 VP सिंह। तो अब दिमाग लगाइए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स की, तो सबसे पहले 1989 का टाइम पीरियड है, जिस समय कोalition एरा जो है इंडिया में शुरू हो रहा है, एरा ऑफ कोalition पॉलिटिक्स, और एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी से मेजोरिटी में नहीं आती है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के सरकार बनाते हैं। तो ऐसी ही कोalition दौर को सबसे पहले किनके टाइम पर शुरू होता है, इट वाज VP सिंह 1989 के टाइम पे। अब VP सिंह के बाद VP सिंह की सरकार जो ड्यू टू मंडल इशू को जो है डिजाइन करना पड़ता है, देन कम द गवर्नमेंट ऑफ चंद्रशेखर। ओके, अब चंद्रशेखर के बाद में फिर इनके टाइम पीरियड पर क्या होता है, असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। जब इलेक्शन कैंपेन करते रहते हैं राजीव गांधी जी तमिलनाडु में, वहां पर उनकी डेथ हो जाती है बम एक्सप्लोजन की वजह से, सुसाइड बॉम्ब की वजह से। तो नाउ आफ्टर ही इलेक्शन जब होता है, इस सिचुएशन के बाद PV नरसिम्हा राव बिकम द प्राइम मिनिस्टर, एंड आफ्टर दैट HD देवगौड़ा कम। तो फर्स्ट होगा आपका फोर्थ, एंड वेयर इज द फोर्थ वन गिवन, दैट इज ऑप्शन D। दैट फर्स्ट होगा आपका फोर्थ वाला, देन चंद्रशेखर, देन थर्ड PV नरसिम्हा राव, एंड देन फोर्थ HD देवगौड़ा। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा आपके लिए चार्ट लगा रखा है कि कौन से प्राइम मिनिस्टर कब बने हैं, और ये आपकी बुक में एज इट इज दिया हुआ है, आप अपने बुक में भी पढ़ सकते हैं। पहले आपके VP सिंह, देन चंद्रशेखर, देन PV नरसिम्हा राव, देन अटल बिहारी वाजपेयी, देन HD देवगौड़ा,
देन I.K. गुजराल, देन अटल बिहारी वाजपेयी अगेन, देन मनमोहन सिंह की सरकार 2004 से 2014 एंड 2014 टू टिल टुडे देयर इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी, दैट इज हु इज द प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी जी। ओके, सो दिस इज द सीक्वेंस। लेकिन हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीक्वेंस तो आपके इस चैप्टर में दिया है, लेकिन आपके पूरे बुक के सीक्वेंस से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। अब पूरे बुक के सीक्वेंस से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप फंसोगे कहाँ? आप फंसोगे 1977 when the non-Congress government was formed. At that time who became the prime minister. अगर आप इसको याद कर लोगे तो आप आगे आप इसको क्लिक कर जाओगे, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि 1977 के टाइम पर जो दो प्राइम मिनिस्टर थे उनके नाम आपको याद करने, यानी कि पूरे बुक से ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं लास्ट चैप्टर में तो ये नहीं दिया, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि आपको ये पूरे बुक से उठाकर क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ओके, अब चलते हैं हम इस आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन में। ओके, दैट इज मैच द फॉलोइंग, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो लिस्ट 1 क्या है? क्लियर मेजोरिटी इन द 17th लोकसभा। सेकेंड, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन। और अभी पिछले जस्ट टॉपिक में मैंने बताया कि आपको 1989 में वीपी सिंह की सरकार एंड उसका जो है सरकार इसलिए गिरती है, डिसॉल्व क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द मंडल इश्यूज, उनका बहुत प्रोटेस्ट फेस करना पड़ता है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मंडल रिकमेंडेशन, तो मंडल रिकमेंडेशन का इम्प्लीमेंटेशन कौन से कोalition गवर्नमेंट के टाइम पर होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कोalition पूछा है, नॉट द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो वो जो सरकार बनी थी दैट वाज फॉर्म्ड बाय नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर एच.डी. देवेगौड़ा, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, एंड ऑल दीज आर द नेम ऑफ द कोalition पॉलिटिकल पार्टीज। अगर कोई भी नाम अगर आपको याद होना तो आप आसानी से करोगे। तो अभी हमने आपको क्या पढ़ाया था? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन, एंड इट वाज बाय हुम? इट वाज बाय नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट। तो आप देखिए आपका 2 का 1 कहाँ है? तो 2 का 1 ओनली 1 है, बाकी सब गया। यानी अगर आपको एक आंसर यहाँ पर क्लियर था तो आपको जो है करेक्ट ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हैं, बट बी विजिलेंट, आपको बाकी को भी चेक करना है, आपको बाकी को भी तो पढ़ना है। तो नेक्स्ट आपका आता है दैट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, वेरी फेमस गवर्नमेंट। इट वाज लेड बाय व्हिच कोalition गवर्नमेंट? लेड बाय यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। लेड बाय व्हिच पॉलिटिकल पार्टी? लेड बाय कांग्रेस पार्टी। तो दैट इज यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस 4-3, राइट। Clear majority in the 17th Lok Sabha. So clear majority in the 17th Lok Sabha, it was National Democratic Alliance known as NDA. And the next one, Prime Minister H.D. Devegowda from the United Front Government. Okay, तो आपका correct answer क्या है? Your correct answer is option 1. Option A is the correct answer. Okay. तो ये हो गए आपके सारे के सारे करेक्ट आंसर, ऑल 12 क्वेश्चंस वी हैव फिनिश्ड दिस सेशन। अगले सेशन पे डे 2 के सेशन पे हम और न्यू क्वेश्चंस इसी 2024 के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और आज की इस वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बताया वी कवर 2024 का क्वेश्चन पेपर और सेट कौन सा 59 1 by 1। ओके, तो आई होप कि ये सारे के सारे आंसर्स आपको क्लियर हुए होंगे। पूरा आपका 12 MCQ और उससे साथ रिलेटेड जो और भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो भी हमने कंप्लीट किया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।